मैं डीप दैन पावर को कि उन्होंने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया और मुझे शिक्षा के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मैं जिस गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे अभी भी शिक्षा एक चिंता का विषय है, जो लड़कियों को घर तक सीमित रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ अपने माता-पिता की, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दैन परिवार का। धन्यवाद। जी। मैं साथी स्वाति बागड़े जी से रिक्वेस्ट करूँगा। स्वाति जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। मैं स्वाति बागड़े, मेरा एमएससी हो चुका है और पीजीडी से, और मैं डेन परिवार की मैं सदस्य हूँ। आज टीचर डे है। जैसे कि महात्मा भगवान बुद्ध ज्ञान की विधाता है, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जिन्होंने हमें अधिकार दिया है, और वैसे सावित्रीबाई फुले जिन्होंने पहली महिला टीचर रही है और उनके कारण हमें पढ़ने का मौका मिला है। इन सभी प्रेरणाओं को टीचर डे तो बहुत ही कम शब्द है। इन सभी प्रेरणाओं को मेरा अभिवादन। और वैसे ही हमारे डेन परिवार के हमारे प्रवीण सर है, जो हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और काबिलियत भी हमारे अंदर ला रहे हैं। उनके कारण हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर से, और बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को भी। थैंक यू, धन्यवाद। जी। मैं साथी सुखबीर जी से रिक्वेस्ट करूँगा। सुखबीर जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुखबीर सिंह है और मैं हिसार, हरियाणा के जिले हिसार से, गांव करकड़ा से हूँ। और मैंने अभी एमटेक किया है गुरु जमलेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से मैकेनिकल इंजीनियर में, और अभी मैं डेन परिवार का हिस्सा हूँ और यूपीएससी के लिए मैं प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ। जी। साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों अपनी बात कहने के बाद अपना माइक जरूर ऑफ कर लें, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है, वॉइस प्रॉब्लम होती है। तो साथियों मैं साथी वीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीर जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। साथी वीर जी, साथी वीर जी। हेलो जी। हेलो, क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है वीर जी। मैं सबसे पहले जय भीम बोलना चाहता हूं सभी को। जय भीम के साथ मैं अभिवादन करता हूं हमारे सभी संवाद के सदस्यों का और हमारे सीनियर्स हैं। मेरा नाम वीर सिंह है। मैं औरैया जिले से संबंधित हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और वर्तमान में मैं प्राइवेट टीचिंग करता हूँ। अभी हमारी बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, बीएड कर रहा हूँ मैं। और मुख्यतः मैं बहुत बहुत कोटि का धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे डेन एम्पावरमेंट के जो संस्थापक हैं सर, उनको, और सभी सदस्यों को भी जो एक लगन के साथ डेन पावर को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इतना अच्छा प्रयास जो हम सबके लिए एक जागृति के तौर पर दिखाई दे रहा है, इन सभी बातों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आईएएस का भी और डेन एम्पावरमेंट का। धन्यवाद जी। मैं साथी अभिजीत कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा। अभिजीत जी, हेलो जी। अभिजीत जी कृपया अपने, जी कोई साथी कुछ बोलना चाहता है? जी, मेरा नाम, पूरा नाम शेर मोहम्मद शाह है जी। लेट के लिए माफी चाहता हूँ। मैं लाइब्रेरी के अंदर था, बाहर आने में देर लगी, कोई इसलिए उस बात समय बोल नहीं पाया। जी। मैं पश्चिमी राजस्थान से हूँ, बाड़मेर जिले से, और मेरा ग्रेजुएशन जेएनयू से हुआ है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम सारे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा शेर जी। मैं साथी अभिजीत कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा। अभिजीत जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। अभिजीत कुमार जी। मैं
साथ ही अरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अरुण जी कृपया अपना इंट्रोडक्शन देने का कष्ट करें। मैं साथ ही जोनिशा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जोनिशा जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। साथियों, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी। साथी जोनिशा जी को आवाज नहीं आ पा रही। मैं साथी नूतन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, नूतन जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। मैं साथी पवन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पवन जी इंट्रोडक्शन प्लीज। हेलो जी। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय जी। सर मेरा नाम पवन कुमार है और मैं संगम नगरी प्रयागराज का रहने वाला हूं और मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम और मास्टर्स में एमबीए किया है और अभी मैं वर्तमान में दीप एम्पावरमेंट नेटवर्क का सदस्य हूं और मैं उनके द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपनी यूपीएससी की तैयारी पूरी कर रहा हूं। जी। थैंक यू। मैं साथी पूजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, पूजा जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। पूजा जी। साथियों, उम्मीद है सभी साथियों का परिचय हो चुका है। कोई साथी रह गया हो तो वो अपना परिचय स्वयं दे सकता है। सभी साथियों का परिचय जय हमारा भीम हो चुका। जय भीम जी। सर, मैं श्याम वैद बोल रहा हूँ फ्रॉम झारखंड से। जी। सर मेरा ग्रेजुएशन सर इंजीनियरिंग रहा है और मैं दीप आईएएस कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। जी। बहुत अच्छा साथियों। टीचर्स डे है। जी, कोई साथी अपना परिचय देना चाहता है साथियों? सभी साथियों को हेलो, जय भीम आवाज आ नमोदय रही जी। है सर? हाँ जी, राजेश कुमार जी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं राजेश कुमार सिंह सोनभद्र यूपी से हूँ सर, पेशे से एक टीचर। इसके अलावा सर आपके इस ग्रुप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ दिनों से मैं 2 मीटिंग में अटेंड नहीं और लगातार मैं जुड़ करके कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता हूं सर, और उस सीखे हुए से मैं अपने समाज अगल बगल जहाँ शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने का, जगाने का काम भी करता हूं सर। जी। और आज चूंकि शिक्षक दिवस है सर, सभी को हार्दिक बधाई। हेलो। जी 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 राजेश जी बोलिए। हाँ हाँ, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई सर। और जी। इसके साथ ही हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले एवं महिला शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को इस शिक्षक दिवस पर कोटि कोटि नमन करता हूं और सभी को बधाई देता हूं सर। मैं बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। जी सर। जी साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने कहा है, ज्ञान बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई। और गति के अभाव में इस देश के जो लोगों की बहुत बुरी गति हुई है साथियों। आज शिक्षा दिवस है। इस पर कोई साथी अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो 2 मिनट में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। फिर इसके बाद में हम अपने आज के संवाद की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, डॉक्टर प्रवीण कुमार सर हमारे लिए शिक्षक का काम कर रहे हैं। हम सभी को जो है ना शिक्षा देने के लिए बहुत ही अथक प्रयास कर रहे हैं। कोई भी साथी टीचर्स डे पर सर को कुछ 2 शब्द बोलना चाहता है तो बोल सकता है साथियों। जय भीम सर, मैं बोलना चाहता हूँ। जी रविंदर जी। जी पहले रविंदर जी को बोलने दीजिए सर, साहब जी।
जैसे शिक्षक दिवस के बारे में हम थोड़ा सा सर के बारे में, परवीन सर के बारे में कहना चाहूंगा अभी थोड़ा सा अपने शब्दों में। जी सर जैसे हम सब जानते हैं, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सर हमको जैसे लगता है बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, और गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे प्रवीण सर हम लोग के लिए कर रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। और सर के साथ जोड़कर हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सर थैंक यू। जी साथियों, कबीर जी ने कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए इनसर लागी काई, इनके भरोसे कोई मत रहियो, इन्होंने मुक्ति ना पाई। तो साथियों ऐसा नहीं है गुरु के बिना ज्ञान का संभव नहीं है। साथियों गुरु का बहुत अहम रोल हमारे जीवन में हो सकता है। हमने मतलब जो सुना है पढ़ा है, एक जिनकी उंगली काटी थी उनका नाम था एकलव्य। उनके कोई गुरु नहीं थे और वो इस देश के सबसे बड़े, दुनिया के शायद बड़े धनुर्धर बने। तो आपका लगन और मेहनत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु के साथ साथ। साथियों जी राजेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, संक्षिप्त में अपनी बात कहें साथियों। राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? कोई साथी कुछ बोलना चाह रहा था साथियों? जी सर, जय भीम। मैं रविंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी रविंदर साहब। एक्चुअली मैं तो सर के बारे में ही कहूँगा, और सर को सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो टीचर्स तो अगर जो एजुकेशन प्रक्रिया वो तो चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में जो सर हम जिस हिसाब से हमें सर टीच करते हैं तो वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि डिफरेंस मैंने देखा है, मैं खुद उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ कि सर की जो पोलाइटनेस है और जो डेडिकेशन है और डिसिप्लिन सर का जो है ना, वो बहुत ही हमारे जो हम जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक अहम रोल, बहुत ही मतलब मैं एक बेसिक से लेके अप टू जिसको बॉटम टू अप कहते हैं, सर के जो मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ हमें टीच करते हैं कि जो भी नेगेटिव व्यक्ति भी, बच्चा स्टूडेंट भी है ना, वो मतलब सर से वक्तव्य सुनने के बाद ही तुरंत ही वो जो है ना एक्टिव मोड में आना, पॉजिटिविटी उसको एनर्जी के साथ प्रभावित करते हैं कि मैं सलूट करता हूं सर। ये मैंने अदर टीचर्स में बहुत कम ऐसा देखा है कि किसी भी स्टूडेंट डिमोटिवेट होने के बावजूद भी फिर भी नहीं उभर पाता। लेकिन दीप एम्पावरमेंट में, दीप IAS अकेडमी कोचिंग में आके मैंने सर से यही सबसे पहले प्रेरणा दी है कि मैं सलूट करता हूं सर को कि जिस तरह से एक डिमोटिवेटेड स्टूडेंट को भी मोटिवेट करते हैं और उसको बार बार मौका देते, आइए वेलकम है, आप किसी से कम नहीं है। तो ये सर का जो कॉन्फिडेंस है ना, हमें उनसे सीखना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आज की जो क्लास है ना, ये जो सशक्तिकरण की क्लास है, अगर मैं खुद का एनालिसिस बताऊं तो ये पेपर 4 की तरफ हमें एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि सर जिस तरह के टॉपिक लेके आते हैं वो हमारा टोटल दार्शनिकता की और जितने भी हमारे जो आइडियोलॉजिस्ट हैं उनकी तरफ लेके जाता है। फिर भी हमारे जो स्टूडेंट क्लास में 115 120 तो अटेंड करते ही है। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंटों से कि इस क्लास को उनका बहुत जरूरी ज्वाइन करना है, क्योंकि ये क्लास भी हमारे IAS की प्रिपरेशन से लेके उसी के अनुसार है, जो कि आपके पेपर 4 में बहुत ही बड़ा प्लस। जैसे सर बुद्धिज्म को पढ़ा रहे हैं तो वो हमारा मेन का भी पार्ट है, मेंस का भी पार्ट है और PT का भी पार्ट है। तो उसको पर्टिकुलर किसी वे में ना ले जाके अपनी एजुकेशन के माध्यम से जो सिविल सर्विस का प्लेटफॉर्म है उस स्टडी के माध्यम से जोड़ के देखे, अन्यथा ना किसी और की तरफ से देखे। और ये सर की मतलब ये क्लास तो मुझे जो जनरल क्लास लेते वो तो बेस्ट है ही है, ये उससे भी और ज्यादा बेस्ट है। थैंक यू सर, जय भीम। जी बिल्कुल रविंदर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सर की तारीफ के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, बट हम आज शिक्षक दिवस के रूप में ये प्रण करें कि सर से जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, जो विचार हमें मिलते हैं, उन्हें हम लोग आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें। ये ही हम प्रण करें। ये सर के लिए शायद बहुत बड़ा शिक्षक दिवस के रूप में उनको भेंट होगी। तो साथियों हमारा समय आज सशक्तिकरण संवाद की तरफ हो चुका है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आज के संवाद पर अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें।
सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। आप सभी को बहुत बहुत शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज मेरा थोड़ा शायद गला खराब है, तो मेरी वॉइस मतलब वैसे मेरा गला बहुत अच्छा रहता नहीं है, और आज थोड़ी मेरी वॉइस और खराब हो गई, मेरा थोड़ा गला खराब है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, मैं भी आज शिक्षक दिवस के लिए पर ही बोलना चाहूंगा, शिक्षा के महत्व पर ही बोलना चाहूंगा, और जिनको मैं अपना टीचर मानता हूँ उनके बारे में भी कुछ बात करना चाहूंगा। तो मेरा कहना, हम लोग जो बात कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर, तो शिक्षा के महत्व को हमें जरूर समझना चाहिए, शिक्षा और शिक्षक के संबंध को समझना चाहिए, और शिक्षक और उसके विद्यार्थी के जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है उसको समझना चाहिए। शिक्षक दिवस या शिक्षा का ये अभियान, शिक्षक दिवस बिना स्टूडेंट के, टीचर बिना स्टूडेंट के कभी पूरा नहीं होता है। तो टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ ही पूरा होता है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा चलते हैं, और ये ऐसा संबंध है। तो मैं हमेशा आप सभी लोगों की ओर, सभी की ओर ये देखता हूँ, और खुद के लिए भी देखता हूँ, शायद मेरी किसी से अपेक्षा होगी, मैं ये मैसेज आप लोगों को बाद में शेयर भी करूंगा। मुझे हमेशा ये लगता है कि कोई भी टीचर, कोई भी जो भी शिक्षक होगा, कोई भी टीचर होगा, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, और वो टीचर हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो विचारों को फॉलो करें, टीचर को फॉलो ना करें, विचार को फॉलो करें, विचार का प्रसार करें। हम तथागत बुद्ध को अपना टीचर मानते हैं, हम उन्हें सिंबॉलिकली अपना टीचर ना माने, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, आप माने या ना, परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि तथागत बुद्ध को या किसी भी अच्छे व्यक्ति को जिसको भी हम फॉलो करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे प्रेरणादायक ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। तो जिससे भी हमें प्रेरणा मिले, कोई भी व्यक्ति जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हो, हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए। यही उनके लिए सबसे बड़ी जो हमारी हो सकती गुरु दक्षिणा कह सकते हैं, कुछ भी हम उसे कहें, तो जो सबसे अच्छा काम हम कर सकते हैं कि हम उनके रास्ते पर चलें, उनके विचारों को समझें, और अगर आपको लगता है कि उनके विचार ठीक है तो उनके विचारों को आगे पहुंचाएं, क्योंकि अच्छे विचार, मैं हमेशा ये मानता हूं कि विचार इस धरती का जो सृजन होता है, ये धरती जो बनी है, ये हमारा जो समाज है जो काम करता है, देश जो काम करता है, इसमें विचारों का बहुत मूल होता है, बहुत बड़ा मूल। विचारों ने, एक छोटे से आइडिया ने दुनिया को बहुत बार बदला है। हम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें ऐसे हजारों उदाहरण है जब दुनिया बदली है, और केवल एक विचार से बदली है। तो विचार का महत्व बहुत बड़ा है। हम किसी और दिन इस पर चर्चा कर सकते हैं कि कैसे कैसे विचार से दुनिया बदली है। बहुत लोगों को ये ऐसा लगता है कि दुनिया नहीं बदल सकती, ये भी अपने आप में एक विचार है, परंतु ऐसा है नहीं। दुनिया आज तक बहुत बार बदली है। हम लोग एक खास वर्ग से आते हैं, वर्ग नहीं कहूंगा मैं किसी भी तरीके से, एक ऐसे सिस्टम से आते हैं जहां हम किसी ना किसी प्रकार से वंचित हैं, सामाजिक रूप से वंचित। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है? हेलो जी सर, बहुत स्लो आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। हमें तो अच्छी आ रही है। नहीं, आवाज बहुत अच्छी आ रही है सर की। आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वॉइस में, मतलब आपके फोन में प्रॉब्लम हो सकती है। सर की आवाज बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा आप अपना वो देखें फोन को। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए जी। तो शिक्षा के महत्व पर मैं थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। शिक्षा के महत्व पर मैं बात कर रहा था। तो शिक्षा का महत्व बहुत होता है, और शिक्षा के महत्व को हमें इसलिए समझना चाहिए कि ये विचार है। और मैं एक कहानी इसमें आपको, तथागत बुद्ध की ही एक कहानी से इस बात को अपनी समझाने की कोशिश करूंगा। तथागत बुद्ध से मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ।
एक बार तथागत बुद्ध से, उनके एक स्टूडेंट है, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो स्टूडेंट थे, उन्होंने एक बार उनसे किसी ने पूछा कि तथागत बुद्ध आप हैं क्या, आप क्या हो, आप क्या कोई मसीहा हो जो सारी धरती का। हम हमेशा तथागत बुद्ध को, लोगों को, जो बड़े लोग होते हैं, आदर्श लोग होते हैं, उनको इस रूप से देखते हैं कि वो मसीहा है। तो उनसे किसी ने पूछा कि बुद्ध क्या आप मसीहा हो, आप हमारे दुख हरने वाले हो। तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं कोई मसीहा नहीं हूं। तो उसने दोबारा पूछा क्या आप हम सबके दुख हरने वाले हो, कोई ऐसे अवतार हो, जैसे अवतारों का हमारा एक चलन है, एक सिस्टम है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप एक दुख हरने वाले हो, सबकी जो भी कष्ट है उनको खत्म करने वाले हो। तथागत बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं कोई दुख हरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपके दुख नहीं हर सकता हूं। उसने स्टूडेंट ने फिर पूछा तथागत बुद्ध क्या आप फिर एक टीचर हो, क्या आप एक शिक्षक हो। उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक शिक्षक भी नहीं हूँ। आखिर उस स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि आखिर आप क्या हो। तथागत बुद्ध ने उसको उत्तर दिया कि मैं जागा हुआ हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अवेक हूँ। तथागत बुद्ध की ये बात सबसे अनूठी है कि वो अपनी बातों को बहुत ही सिंपल तरीके से कहते रहे, समझाते रहे। उन्होंने ये बताया कि मैं जागा हुआ हूँ। हम सब लोग, जो और लोग हैं, वो क्यों दुखी हैं, क्यों पीड़ित हैं, क्योंकि आप जागे नहीं हुए। आप जागोगे, आप अपने अंदर इस भरोसे को जगाओगे, अपने अंदर विश्वास को जागृत करोगे, अपने आसपास को समझोगे। इस दुख का कारण कोई नहीं है, दुख का कारण बुद्ध के अनुसार हम खुद हैं। हम अपना दुख खुद क्रिएट करते हैं। हमारे आसपास जो दुख है वो हमारे खुद के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, पर उसको हम ही उसको प्रसारित कर रहे हैं। तो वो जो दुख है, दुख से हमें जो मुक्ति है वो केवल तब मिल सकती है जब मैं खुद जागा हुआ हूँ। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको अवतार दूंगा, कोई आशीर्वाद दूंगा, कुछ और ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं, उन्होंने कहा आप इस पथ पर चलो, इस रास्ते पर चलो, जिस रास्ते पर चलकर मैं जाग सका हूँ, मैं बुद्धत्व प्राप्त कर चुका हूँ। आप भी इस रास्ते पर चलो और आप भी बुद्धत्व को प्राप्त करो। तो ये उनकी एक टीचिंग है, उनकी बेसिक टीचिंग है कि वो हमें एक टीचर के रास्ते पर, कि मैं जागा हूं, तुम भी जागो। ये उनका विचार है, ये उनका आइडिया है जो उन्होंने हमारे देश को दिया, इस राष्ट्र को दिया। और इस राष्ट्र ने उस रास्ते को जब समझा, उनकी बात को जब समझा, तो ना केवल हमारे देश ने बल्कि और तमाम एशिया के देशों में इस बात को की पहचान हुई कि हाँ, अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हम लोग अपने आसपास जो अपने कष्ट हैं, दुख हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा धार्मिक तरीके से देखते हैं। मैं कभी भी तथागत बुद्ध को धार्मिक तरीके से नहीं देखता। हमें बुद्ध को धार्मिक तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग है वो जीवन का मार्ग है, और जीवन का मार्ग धर्म से नहीं जुड़ा रहता। ये जीने का रास्ता है कि हम कैसे जिए, हम किस तरह से व्यवहार करें। हमारे व्यवहार से हम अपने आसपास बेहतर कर सकते हैं, हम अपने आसपास खराब कर सकते हैं। जैसे मैं एक बहुत छोटे छोटे कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मुझे एक उदाहरण याद आता है कि हम बहुत बार ऐसा मानते हैं कि जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है वहाँ क्या अलग होगा। ऐसा नहीं कि वहां पर कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुख नहीं है, परंतु जो व्यवहार है, जैसे हमारे यहाँ पर, मेरे को थाईलैंड जाने का मौका मिला था एक बार, वहां पर मैंने ये देखा, वहां पर जब लोग सड़क, दो लोग, दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक इंटरसेक्शन पर मिल रही हैं, तो वहां पर एक सिस्टम है कि वो व्यक्ति, ये जो एक व्यक्ति अपने आप रुकेगा, दूसरे व्यक्ति को निकालने की कोशिश करेगा, और मतलब वो जो निकलने वाला व्यक्ति है वो उसे थैंक यू विश आईज से, अपने गर्दन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा उसको थैंक यू करके जाता है। बहुत मामूली सी बात है,
परंतु अगर इसका उदाहरण हम भारत में देखें तो भारत में हम जो है एक दूसरे के साथ रेस कर रहे हैं। हम लोग तो हमेशा ये कोशिश करते हैं जब सड़क के इंटरसेक्शन पर अगर आप हो कि मैं पहले निकल जाऊं, दूसरे को मैं कैसे निकल जाने दूंगा। और वहां पर हम एक होड़ है और इस होड़ में बहुत बार हम आपस में टकराते भी हैं, फिर हम आपस में झगड़ा भी करते हैं। तो जो व्यवहार है, हमारे जीवन का तरीका है, वो इन्होंने हमें समझाया है। और उस व्यवहार को लेकर कोई भी टीचर समझाता है, तथागत बुद्ध नहीं, कोई भी टीचर, हमें बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया है और हमें उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, चलने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तथागत बुद्ध की मौलिक चीज है। और जो शिक्षा है, हमारी जो शिक्षा है कि हमें समझना चाहिए कि हम एजुकेट क्यों हो रहे हैं। एजुकेशन को लेकर हमारी जो समझ है उसको बदलने की आवश्यकता है। शायद आप सब मेरी बात से कुछ हद तक सहमत होंगे। अब अगर मेरी बात को समझेंगे, कुछ बहुत फेमस मूवीज भी इस विषय पर बनी है। जैसे हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो आखिर है क्या। हम शिक्षा की जब बात करते हैं तो शिक्षा को हम कैसे देखते हैं। क्या शिक्षा हमारे लिए जीविका कमाने का साधन है? अधिकांशतः अगर भारत की बात की जाए तो अधिकांशतः हमारी पढ़ाई का उद्देश्य, हमारी शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल जीविका कमाना होता है, लाइवलीहुड कमाना होता है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ, हमारे पेरेंट्स भी हमें उस तरह से ट्रेन करते हैं, हम भी उसी तरीके से सीखते हैं कि आप 12वीं कर लो, ये कर लेना, उसके बाद आपकी ये नौकरी लग जाएगी, आईएएस की तैयारी कर लो, आपको आईएएस का पद मिल जाएगा, लाल बत्ती गाड़ी मिल जाएगी, बढ़िया आनंद आ जाएगा। तो हमारा जो शिक्षा की प्राप्ति का कारण है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोषपूर्ण है। हम जब शिक्षा को एक साधन के तौर पर देखते हैं, हम शिक्षा को ऐसे नहीं देख रहे हैं कि शिक्षा, आज हम कुछ पढ़ेंगे, आज कुछ हम जानेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और जब हम बेहतर तरीके से दुनिया को, अपने आप को समझ पाएंगे तो हम एक बेटर सिटीजन, एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। शायद ये हमारा प्रयास कभी नहीं होता, हमारा अधिकांश का प्रयास शिक्षा को लेकर तभी तक होता। और यही एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब एक छोटी सी बात है, वो मुझे बहुत अटपटी लगी। हमारे जितने एस्पिरेंट्स होते हैं, हमारे किसी साथी ने ये बात बताई थी, हमारे जो एस्पिरेंट होते हैं अधिकांश था, जब तक पढ़ाई होती है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत बहुत पढ़ते हैं। और जिस दिन उनका सिलेक्शन कहीं हो जाता है तो उस दिन वो अपनी सभी किताबों को, सभी पुस्तकों को, जो ये पढ़ाई करने की आदत उन्होंने डाली होती है, उसको उसी दिन त्याग देते हैं। अधिकांश था, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश एस्पिरेंट जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन अपनी पढ़ने की, शिक्षा प्राप्त करने की आदत को, हम शिक्षा प्राप्त एक उद्देश्य से करना चाहते हैं। और ये हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी जो कुदरत ने हमें, प्रकृति ने हमें जो बनाया है उसे सीमित कर देता है। हमारी जो शक्ति है, इंसान की शक्ति कहीं बड़ी है, जीविका कमाने से कहीं बड़ी है। जीविका तो कुछ भी कमा लेता है, पर इंसान के अंदर ये शक्ति है कि वो इस दुनिया को बदल सकता है, बेहतर कर सकता है। तो हमारे को ज्ञान इसलिए अर्जित करना है कि हम इस दुनिया को थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं। कभी कभी जो है शिक्षा, कई बार तो लोग एक सिस्टम के तहत, हम लोग एक खास तरीके का विचार किसी के दिमाग में डालने के लिए, शिक्षा खतरनाक चीज भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। शिक्षा में सब कुछ ठीक नहीं होता है। शिक्षा होने में, शिक्षित होने में, जिसको भी हम शिक्षा बोलते हैं, और आज के समय में ये बहुत कॉन्सेप्ट है अनलर्निंग का। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अनलर्न। हमें जो सीखा है कभी कभी उसे भूलना होता है, उसे हटाना होता है, क्योंकि हम कभी कभी इन विचारों से बंध जाते हैं। हमें लगता है कि एक चीज हमने सीखी, अब नई चीज हम नहीं सीख सकते। पर लर्न करना, अगर हम लर्न करना चाहते हैं तो हमें अनलर्न करना पहले सीखना पड़ेगा। जब तक हम अनलर्न नहीं करेंगे तब तक हम लर्न नहीं करेंगे। तो कभी कभी शिक्षा को इस्तेमाल भी किया गया है।
शिक्षा को इस्तेमाल भी किया जाता है। हमें इस बात को ध्यान रखना है और इस बात के प्रति कॉन्शियस रहना है कि नहीं, हमें जो है जो विचार है, विचारों को, आइडियाज को, शिक्षा को अपने दिमाग, अपने लॉजिक की कसौटी पर लेकर आओ। किसी के कहे अनुसार मत चलो। किसी ने बोला, आपको चाहे उसकी बात कितनी भी अच्छी लगे, परंतु हमेशा उसे अपने विवेक की कसौटी पर, अपने जो अपने भीतर के भाव हैं, समय की कसौटी पर, दो कसौटी में हमेशा महत्वपूर्ण मानता हूँ। एक विवेक की कसौटी होती है, लॉजिक की कसौटी होती है, दूसरी कसौटी है समय की कसौटी। समय बहुत बड़ा, कभी कभी हमारा विवेक वो चीज नहीं देख सकता जो समय देख सकता है। कई चीजें हमारी केवल समय से ही डिस्प्रूव होती हैं। आज हम जो चीज सोच रहे हैं हो सकता है समय डिस्प्रूव करे कि नहीं, ऐसा नहीं। तो समय की कसौटी और विवेक की कसौटी पर हमेशा हमें अपनी शिक्षा को, और हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हमने जो सीखा हुआ है उसको, कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें नई चीज को आगे बढ़ना चाहिए, परंतु हमेशा ईमानदार रहिए, अपने विवेक की कसौटी पर चीजों को कसिए और समय की कसौटी पर कसिए, और जो सीखा है उसे चैलेंज करने के लिए हमेशा तैयार रहिए कि हाँ, हो सकता है जो मुझे पता है वो गलत है। आप जब ये चीज सीखेंगे तभी आप कुछ नया कुछ लेकर जाएंगे, और अल्टीमेटली हम अपने सामाजिक और मानवीय मूल्य, शिक्षा का एक मूल उद्देश्य एक बेहतर इंसान बनना, बेहतर समाज बनाना, बेहतर राष्ट्र बनाना, उसमें अपना योगदान देना, ये होना चाहिए। ना कि केवल बहुत सीमित साधन कि हम केवल जीविका तक अपने आप को सीमित करें। तो शिक्षा का दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा कि हमें समयक मार्ग, यानी कि जीवन में एक ऐसे रास्ते की ओर ले जाएं जहां सब कुछ बैलेंस हो। हम कोई भी चीज किसी भी पक्ष में अधिक ना झुके, एक्सट्रीम से अपने आप को बचाएं। समयक मार्ग, ना हम बहुत ज्यादा गर्म खाएं ना बहुत ज्यादा ठंडा खाएं, समयक, ठीक है। हम चीजों को संतुलित करें, जो बुद्ध का मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, समयक मार्ग, की हम चीजों की व्यवस्था को समझें और उस ओर लेकर जाएं। मैं टीचर्स, मैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात कहना चाहता हूँ। हमारे बच्चे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात मैं रखना चाहता हूँ कि हम लोग एज एन स्टूडेंट सोचते हैं बहुत बार कि पढ़ के क्या होगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी करके क्या होगा, मेरी तैयारी से क्या फायदा होगा। ठीक है, हम लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं और तमाम तैयारी करते हैं, तो इससे हमें लाभ क्या हो सकता है, क्या मतलब लाभ, मतलब व्यक्तिगत लाभ की बात कर रहा हूँ, वैसे में और भी तमाम तरीके के लाभ होते हैं। हम जब किसी भी चीज के लिए प्रयास करते हैं, उसका फल कभी ना कभी, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, कि कभी ना कभी वो फल हमें मिलता है। हमें उस फल के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें अपने लिए काम करना चाहिए। मैं जैसे एक उदाहरण के तौर पे, हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, और जहां से ये आते हैं, जिस गांव से आते हैं, वो कानपुर देहात का एक बहुत छोटा मामूली सा गांव है, परोख गांव। और लगभग हम सभी भी इसी तरीके के किसी ना किसी गांव से चल कर आते हैं, इसी ना किसी ऐसे परिवेश से, अगर शहर में भी है तो ऐसे किसी परिवेश से। हम जब एक प्रण लेते हैं, जो रामनाथ कोविंद जी भी अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए IAS की तैयारी करने के लिए किसी दिन आए थे, उन्होंने भी तैयारी कर ली, IAS की तैयारी शुरू की। उनका शायद सिलेक्शन भी हुआ, परंतु जो भी उनको मतलब अच्छी रैंक कुछ नहीं आ पाई शायद, और इसके कारण उन्होंने वो IAS की तैयारी छोड़ दी और बाद में कानून के उसमें पढ़ाई में चले गए। परंतु जो ये शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। हमें ऐसा लग सकता है कि यार हम बहुत गरीब गांव से आते हैं, मेरे ख्याल से गांव, अगर हम देखें कानपुर देहात आज भी बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, और ये फोटो कोई पुराने समय की नहीं है, आज के समय की है। आज भी उस गांव की स्थिति वैसी ही है। आज भी हम ये देख सकते हैं कि वहां चीजें नहीं बदली है। तो ये समझिए कि जब रामनाथ कोविंद आए होंगे, जब वो वहां रहते होंगे, तो कैसी स्थिति होगी। जब वो उतनी डिफिकल्ट परिस्थितियों में पढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। आज हमारे पास जो साधन है वो कहीं ज्यादा है।
हम क्यों ना कोशिश करें और ये ना सोचें कि नहीं मुझे यही करना है। जीवन में ज्ञान शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। वो कहाँ काम आएगी, कैसे काम आएगी आपको नहीं पता, परंतु इसलिए कि हम केवल अपने एक उद्देश्य से जब चीजों को लेके चलते हैं तो वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाती है। और ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, जिसने भी कोशिश की। और इनफैक्ट मैं हमेशा आप लोगों को ये समझाता रहा हूं, मैं मानता हूं कि शिक्षा या सिविल सर्विसेज की तैयारी, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी या मेरे लिए एक काम है जिससे हम शिक्षा के साथ जुड़ सकते हैं, एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, एक माध्यम है। और मैं ये मानता हूं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला कोई भी बच्चा फेल नहीं होता, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। ये एजुकेशन, ये जो पढ़ाई आप लोग करते हो, जो ज्ञान आप हासिल करते हो, वो जीवन में कहीं ना कहीं काम आता है। रवीश कुमार एक और उदाहरण है। रवीश कुमार भी यहाँ पर दिल्ली में किसी दिन इसी तरीके से बिहार से चलकर आए, मेहनत की, अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी की, कारणों से नहीं कर पाए, परंतु आज हम उनको जानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पास नहीं हो पाए, परंतु आज वो जीवन में कहीं ना कहीं जहां भी है वो अच्छा कर रहे हैं। तो हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो ज्ञान है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें इस बात को समझना चाहिए। परंतु ये बात जरूर कहूंगा कि हमारा जो आज का समय है, जब हम शिक्षा के दायरे को, अधिकतर लोग शिक्षा के दायरे को बहुत सीमित करके बैठे हैं। शिक्षा केवल इसलिए नहीं होती कि जीविका, शिक्षा इसलिए भी होती है कि वो जीविका में आपके योगदान करती है। निश्चित रूप से अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपको जीविका कमाने में, अपने लाइवलीहुड कमाने में, जो खाने पीने का जो बेसिक खर्चा है उसे निकालने में एजुकेशन आपकी सहायता करती है। परंतु इसके अलावा वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने की, मोर इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाने के का काम करती है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको जीवन भर काम आता है। दुनिया जहां भी बदली है, मैं इसको ऐसे बोलूं कि यदि आप में से कुछ लोग रेनेसां को जानते हो, हम किसी और दिन इस पर बात करेंगे, पर जो यूरोप आज बदला है, आज हम बहुत मानते हैं कि यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा विकसित है, परंतु हमेशा से वो विकसित नहीं था। हमेशा से वो विकसित नहीं था। कोई 300-400 साल पीछे भी अगर आप चले जाएंगे तो बहुत पिछड़ा हुआ था रिलेटिवली। भारत और ऐसे देशों से कहीं ज्यादा पिछड़ा हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि वहां पर आज हम देखते हैं, मतलब डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, छोटी छोटी चीजों के लिए फाइट नहीं है। ऐसा क्या हुआ वहां पर? वहां पर लोगों के भीतर ये विश्वास जागृत हुआ कि हमें कुछ नया सोचना है, कुछ नया हासिल करना है, शिक्षित बनना है। और ऐसा रेनेसां, ऐसा पुनर्जागरण, हिंदी में शायद उसे बोला जाता है पुनर्जागरण, वो पुनर्जागरण भारत में, भारत के लोगों के बीच आना अभी भी बाकी है। भारत में हम वंचित लोग कहीं ना कहीं किसी दूसरे की ओर देखते हैं कि कोई और आएगा, वो हमें मुक्ति दिलाएगा। ऐसा कभी नहीं होएगा, कोई नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं आएगी। आज हम सब लोग अपने राजनीतिक नेताओं से अपेक्षाएं रखते हैं कि भाई वो हमें ऐसा कर दे, एजुकेशन दे, एम्प्लॉयमेंट दे। मैं स्पष्ट मानता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, राजनीतिक लोग हमें पिछले 70 साल से मूर्ख जरूर बना रहे हैं और हम मूर्ख बने जा रहे हैं, वो हमारा गलत विश्वास है। हम उन पर विश्वास ना कर कर अपने ऊपर विश्वास रखें। हमें अपना लीडर खुद बनना होगा, हमें अपनी लाइट खुद बनना होगा। अतः दीपो भव, इसका मतलब ही ये है कि मुझे अपना प्रकाश खुद बनना होगा। हर एक व्यक्ति को अपना प्रकाश बनना पड़ेगा, तभी हम इस व्यवस्था से बाहर निकल सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा दुनिया में बहुत बार हो चुका है। हाँ, ये बात दूसरी है, भारत में भी हो चुका है। ये बात दूसरी है कि हम कब जागृत होंगे, कब इस बात का एहसास करेंगे। हमें लोग उलझाने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, परंतु जब हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो हम निश्चित रूप से इस ट्रैप से, जो वंचित का ट्रैप है कि हम वंचित हैं, ये जो वंचित है ये भी एक प्रकार का ट्रैप है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस ट्रैप में हम फंसे रहते हैं। किसी ना किसी व्यक्ति को, किसी ना किसी जनरेशन को इसके लिए काम करना पड़ेगा कि हम खुद को
अपने परिवार को, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आज हम वंचित हैं, आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हम वंचित हैं, हम एजुकेशन नहीं हासिल कर पाए, हम अच्छा काम नहीं कर पाए, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी वंचित रहेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी वंचित रहेंगी और लगातार ये चक्र चलता रहेगा। तो उस चक्र से हमें कुचक्र से बाहर निकलने के लिए एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा और अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं, हमारी भीतर कमी होती है कि हम रास्ते नहीं ढूंढ पाते हैं। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा और चाहूंगा कि आप लोग इस विषय पर आगे जो भी अपनी चर्चा हो उसे कंटिन्यू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। साथियों, अगर शिक्षित मनुष्य की शिक्षा गरीब जनता के कल्याण के लिए काम आती है तो वही सही मायने में शिक्षा है। और साथियों, शिक्षा की ताकत को अपने समाज, अपने देश के हित के लिए प्रयोग करना ही निर्वाण का मार्ग है। जिस तरह से हम सभी जो है डॉक्टर प्रवीण कुमार सर का सम्मान करते हैं और अब व्यक्त भी करना चाहते हैं कि सर हम सम्मान करते हैं। साथियों, उनके सम्मान का जो सही मार्ग है, कहना मार्ग सही नहीं है, बल्कि उस मार्ग पे चलना सही मार्ग है जो डॉक्टर प्रवीण कुमार सर ने हम सभी के लिए तैयार किया है। वो मार्ग है शिक्षा का मार्ग। वो मार्ग है साथियों डेन एम्पावरमेंट के रूप में, दीप आईएएस कोचिंग के रूप में, जो जरूरतमंद लोगों तक जो कारवां सर पहुंचा रहे हैं, उस कारवां को आगे बढ़ाना ही सर के लिए सही मायने में एक प्रतिज्ञा करें हम कि हम इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे, डीप आईएएस कोचिंग को हम आगे बढ़ाएंगे, 10 एम्पावर नेटवर्क के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। ये प्रतिज्ञा ही सही मायने में सर के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा, शायद मेरे शब्दों के रूप में। साथियों, आज के विचारों पर कोई साथी मतलब अपने विचार व्यक्त करना चाहता है आज के संवाद पर, तो कृपया अपने विचार व्यक्त कर सकता है। कोई भी साथी जो अपने विचार देना चाहता है। जी हेलो सर, जैसे मेरा नाम सतनाम सिंह है। जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि प्रवीण सर बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने जैसा काम किया हुआ है। और पता नहीं कुछ लोग इस बारे में सोचते भी हैं कि जिस क्षेत्र से हम उभर करके आए हैं, हमें उसके भलाई के बारे में कुछ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वैसे कि जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे चलो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन हमें शिक्षा का उद्देश्य जो चैप्टर हमने 12th क्लास में पढ़ा था, उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। और फिर भी मैं कहूँगा कि जैसे कि शिक्षक का जो एक तरीके से हमारे जीवन में महत्व होता है कि हम एक कलियां हैं अभी इस तरफ, कि उन्होंने चुन करके हम एक बगीचे में लगाया है प्रवीण सर ने, और अब वो हमें सींच रहे हैं। और हमारे कुछ कांटे भी हैं, मतलब कि जो हमारी वंचनाएं हैं उनमें वो हमें हंसना सिखाएंगे भी। और हम कितना अच्छा बेहतर फूल बन सकेंगे वो हमारी खुद की काबिलियत पर निर्भर करेगा। धन्यवाद। जी साथियों, बाबा साहब ने भी कहा था, मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की कलर्की करने के बजाय उसे उसके अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करना चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। उसका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। साथियों, आप सभी लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। कल को आप लोग ही इस देश के प्रशासनिक सेवा में हिस्सेदारी लेंगे। आप ही आईएएस बनेंगे, पीसीएस अधिकारी बनेंगे, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, मतलब अन्य बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। आपका ये दायित्व बनेगा उसके बाद में कि इस शिक्षा को डॉक्टर प्रवीण कुमार सर की तरह प्रयोग करें। जिस तरह से डॉक्टर प्रवीण कुमार सर मतलब जरूरतमंद लोगों तक समय के हिसाब से सेवा कर रहे हैं, मतलब स्वयं रोजगार के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, व अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें डेन एम्पावरमेंट नेटवर्क काम कर रहा है। साथियों, इस तरह के कारवां को आप लोगों को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर आती है। साथियों, कोई अपने विचार साथी देना चाहता है तो अपने विचार व्यक्त करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जय भीम के अभिवादन के साथ मैं हमारे आदरणीय प्रवीण सर को टीचर्स डे की शुभकामनाएं देते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन इंसान को इसलिए दिया गया है ताकि हम दूसरों के काम आ सकें, और हमारे महामानव बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन को इसीलिए समाज को समर्पित किया। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, हम सभी जानते हैं, और उनकी प्रतिभा के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन जो डॉक्टर प्रवीण कुमार सर, उनकी विचारधारा को जो अभी उन्होंने एक बात कही कि व्यक्ति को विचारों का अनुसरण करना चाहिए, ना कि उसके व्यक्तिगत चरित्र को। तो सर मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो शिक्षा का जो खोज अपने लोगों के अंदर हुआ है और जो आप कर रहे हैं, निश्चित इस आने वाली पीढ़ी में इसके विषय में लोग नहीं सोच पाते। सोचने की तो बात छोड़ दीजिए, जब कभी थोड़ा सा हम अपने स्तर से आगे चले जाते हैं, कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि हम जिस समाज से निकले हैं हम नया परिवेश बनाएं, नई चीजों में जाएं। लेकिन आपका जो क्या कहूँ मैं, जो समर्पण है, मेरे पास शब्द नहीं है आपके इस काम को व्याख्यात करने के लिए, लेकिन जितना भी मैं समझ पा रहा हूँ कि एक अच्छा प्रयास जो हम सिपाहियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। बहुत ऐसे कई लोग उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जिनके जीवन में आवश्यकता थी आप जैसे गुरु होने की और आप जैसे मार्गदर्शक होने की। स्वयं मैं खुद को ही लेता हूँ, मैं मैरिड हो चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रयास रहे, कुछ ऐसी असफलताएं रही, इस कारण मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूँ। लेकिन आपने जो एक नई किरण दी है कि व्यक्ति को जीवन भर सीखना चाहिए, सच में ये बहुत बड़ी बात है, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जी वीर जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कोई भी आंदोलन तब तक सफलता की चोटी पर नहीं पहुंच सकता जब तक हमारी महिलाएं भी उसमें सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेती। साथियों, ये एक आंदोलन है, शिक्षा का आंदोलन है, अपने सम्मान के लिए आंदोलन है, अपने आप को आगे बढ़ाने का ये आंदोलन है साथियों, जिसमें हम लोग आज शामिल हो रहे हैं। ये सशक्तिकरण संवाद एक नैतिक शिक्षा का आंदोलन है साथियों। तो साथियों, इसमें हमारी बहुत सारी बहनें भी शामिल हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आज के संवाद पर अपना फीडबैक देने का कष्ट करें। कोई भी जी। भीम सिंह जी, मेरा एक निवेदन है कि सभी लोग अपने विचार रखें शिक्षा के ऊपर, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं तो एक तरफा जो कि हम एक स्तुति गान जैसी चीज़ ना बन जाए कि डॉक्टर प्रवीण, मतलब वो वाला चीज़ शायद मेरे ख्याल से हम रोके। हम विचार पर बात करें, शिक्षा के महत्व पर बात करें। जी जी जी। कोई भी साथी आज के संवाद पर अपने विचार व्यक्त करें साथियों। सर मैं विचार तो नहीं, लेकिन प्रवीण सर से एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा समझते हैं, तो मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब कि एक फ्रेंच राइटर ने एक किताब लिखी है बुद्धिज्म के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि जो क्रिश्चियनिटी में जो प्रेम का भाव और करुणा के भाव हैं वो बुद्धिज्म से ही आए हैं। और फिर जिस तरीके से आज का अगर हम परिप्रेक्ष्य देखें कि वर्ल्ड में समानता का दौर, की मतलब कोई भी धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या मुस्लिम हो या फिर क्या कहते हैं हिंदुइज्म हो या बुद्धिज्म हो, कि वो फैलाना चाह रहे हैं अपने आप को, मतलब कि पूरी दुनिया को एक करना चाह रहे हैं, वो उसका निष्कर्ष था। तो जैसे कि चाइना में क्रिश्चियनिटी फैलाता है अमेरिका इनडायरेक्टली कि भाई वहाँ पर क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हों जिससे कि हम अपना प्रभाव बनाए रख सकें। और फिर लेकिन जो चाइना है वो मतलब कि इन सभी पर रोक लगाता है, लेकिन वो विफल हो रहा है। और फिर उसमें ये भी कहा गया कि जो जैसे कि अशोक ने जो युद्ध का विकल्प तलाशते हुए बुद्धिज्म को फैलाया है कि ये वही चाल है जो आजकल हमें देखने को मिल रही है।
तो ये कितनी सही है, या फिर मतलब कि हम वाकई में क्या कहते हैं समान हो पाएंगे, या फिर इसको देखते हुए कि बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध ये जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। तो अगर आपने मतलब कि इस बारे में सुना हो वैसे, तो आप मुझे बता सकते हो सर कि क्या वाकई में ऐसा होना स्वाभाविक है या नहीं? देखो मैं साथी आपकी बात पर बस इतना बोलूँगा कि हमारा धर्म एक ही होना चाहिए, हमारा व्यवहार एक ही होना चाहिए, वो प्रेम और करुणा का व्यवहार होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे नाम से, किसी के नाम से भी आगे बढ़ाएँ। उन्होंने ये कहा है कि आप एक व्यवहार रखें, एक अपने जीवन के जीने के तरीके को बदलें, अष्टांगिक मार्ग अपनाएँ। तो अगर हम प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हैं, उसे अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे हम उसे क्रिश्चियनिटी में ले जाएँ, किसी भी नाम के धर्म से ले जाएँ, वो हमेशा बेहतर होगा। इस तरीके के प्रयास हमेशा होते रहने चाहिए, काउंटर प्रयास भी हमेशा होते रहेंगे, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब प्रेम और करुणा के लिए काम करेंगे, कुछ लोग शायद विपरीत शक्तियाँ हैं, वो भी उसके लिए काम करेंगी, और हमें इसके लिए उनसे थक नहीं जाना चाहिए। हमारा धर्म केवल यही होना चाहिए, प्रेम, करुणा, कैसे हम खुद को सशक्त करें, कैसे हम अपने आसपास के लोगों को सशक्त करें। और सर ये भी बात है कि जैसे कि विष्णु के 9 अवतार ये कहे जाते हैं, तो क्या कहते हैं फिर ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म मुझे अलग क्यों लगता है होते हैं? कि हमें धार्मिक चर्चा पर ना जाकर वैचारिक चर्चा पर रहना चाहिए, विचार पर बात करनी चाहिए। ओके सर, क्षमा कीजिए। जी जी, कोई भी साथी आज के संवाद पर अपना फीडबैक देना चाहता है तो साथियों अपनी बात रखें, अपने विचार व्यक्त करें। मैं साथी डैन परिवार के वरिष्ठ साथी एमसी चंवरिया सर से जुड़े हुए हैं। एमसी चंवरिया जी, क्या आप संवाद में शामिल हैं? जय भीम भीम सिंह जी, यस मैं शामिल हूँ। थोड़ा लेट कनेक्ट हो पाया, टेक्निकल थोड़ा इशू की वजह से, लेकिन मैं कनेक्टेड हूँ। जी सर। जी, आज के संवाद पर अपने विचार आप व्यक्त करने का की कोशिश मतलब कष्ट करें सर। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डॉक्टर प्रवीण और उनकी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि संडे मॉर्निंग में ये जो 1-1.25 घंटे का टाइम हम लगाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ हम उन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं जो समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमें इसको सीख के, समझ के यहाँ और बहुत सारी चर्चाओं से अपना एक दूसरे का ज्ञान वर्धन हम करते हैं। साथियों, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, ये बिल्कुल दो राय नहीं है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और जिसे जो है सारे लोग समझते हैं आज की तारीख में। इवन देन जो शिक्षित नहीं भी किसी वजह से है, वो भी जानते हैं कि शिक्षा का महत्व होता है। तो महत्व करीब करीब लोगों को मालूम है, लेकिन उसको हम और प्रचार प्रसार करेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि जानकारी से किसी चीज़ का इतना लाभ नहीं होता जब तक हम उसको प्रयोग में नहीं लाते। कोई भी चीज़ हमारे लिए दुनिया में वो प्रयोग में लाने से ही हमारे लिए या समाज के लिए लाभकारी होती है, जानने से नहीं होती। और बाबा साहब ने भी हमें शिक्षित बनने का जो एक स्पष्ट संदेश दिया है, तो उस फील्ड में हमें काम करना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है। जब से मैं कनेक्ट हुआ, मैं थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और निश्चित तौर पे डॉक्टर प्रवीण की सारी चर्चाएं बहुत अच्छी होती हैं, सटीक होती हैं, वैज्ञानिक होती हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम टू द पॉइंट रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिस्कशन तो बहुत हो सकते हैं। तो साथियों, शिक्षा पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर प्रवीण ने भी कहा, और जो हम सब लोग ये चर्चा करते हैं कि भाई शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका उपार्जन और अपने व्यक्तिगत या परिवार तक सीमित रहने के लिए उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। जितनी क्षमताएं हैं जो संभव हमारे लिए है, क्योंकि देखो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संभावनाएं मतलब क्षमताएं होती हैं, और उसकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। क्षमताओं के अलावा भी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। तो वो प्रायोरिटी, वो वरीयता हम चेंज नहीं कर सकते, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते, पर इतनी उम्मीद जरूर रख सकते हैं कि सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि हम अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ
इस काम को भी आवश्यक समझें कि समाज के प्रति भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस शिक्षा के माध्यम से, अपने अनुभव से, और जो चीजें हम सीख रहे हैं लगातार, उनके माध्यम से हम बिना ज्यादा बहुत अपनी व्यक्तिगत लाइफ को डिस्टर्ब किए हुए, अपना कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक नुकसान किए बिना भी बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों को जागरूक करने में, लोगों को अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज है तो कुछ उसको उनमें ट्रांसफर करने में, बताने में, और किसी को मदद करने में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे दिमाग में ये बात रहे हमेशा कि हमें समाज के लिए कुछ काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें काम करना है, और वो काम क्या हो सकता है, वो कुछ भी काम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, ये जो डैन नेटवर्क के थ्रू हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, इनसे लोगों को कनेक्ट करना भी एक काम है। हम और आपके संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, हम उन्हें ये जानकारी दें कि ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है, यहाँ ये जानकारी मिलती है, यहाँ जो है नीट की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, ये जानकारी देना भी एक प्रचार प्रसार का काम है। और साथियों, हम सारे दिन कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं, जॉब में रहें, बिजनेस में रहें, घर में रहें, पारिवारिक जिम्मेदारियों से रहें, तो हम लोगों से घिरे रहते हैं। हम अगर उस बीच में इस एजेंडे को साथ रखें अपने, इसको अलग किसी भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा टाइम लगाने की, तो मुझे लगता है कि ये जो दीपक हमने या हमारे पेरेंट्स ने हमें जलाया है, हमें शिक्षा जो मिली है, उसको हम लगातार एनहांस करें बिना किसी एज के, मैं इस बात से सहमत हूँ, और प्रयास करें कि हम सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से जितने भी दीपक जला सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक व्यक्तिगत रूप से भी हमें काम करना चाहिए और सामूहिक रूप से भी काम करना चाहिए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये बताना चाहता हूँ साथियों, कि जैसे डॉक्टर प्रवीण की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है शिक्षा पे, और लोग भी अलग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे जो हो पा रहा है, मैं उसमें नहीं जाता कि मतलब कौन कितना कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं कई प्लेटफॉर्म से कनेक्ट भी हूँ और प्रयास भी करता हूँ कि वहाँ थोड़ा बहुत मैं जो भी कुछ सहयोग कर सकता हूँ, जिस तरह का भी करता हूँ। तो ये प्रयास एक तो इनकी सराहना होना बहुत आवश्यक है, जो लोग अपना समय व्यक्तिगत, मैं यहाँ स्तुति की बात जो डॉक्टर प्रवीण ने की है, मैं बिल्कुल उसको कंडम करता हूँ कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं करना चाहिए, परंतु मैं यहाँ इस बात को भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर प्रवीण या उस तरह के जो भी साथी, या भीम सिंह जी हैं, या और दूसरे लोग भी जो आज यहाँ कनेक्ट भी नहीं है, वो सब लोग जो अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी और परिवार का समय निकाल के, उसका धन निकाल के समाज के लिए लगा रहे हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। बहुत भले नहीं, लेकिन ये होना चाहिए कि ये जरूरी है, ताकि और दूसरे लोगों को भी एनकरेजमेंट मिले और वो कोशिश करें कि यस, ये काम अच्छा है और हमें भी करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, हम उनमें भी जितना संभव हो पाता करते हैं। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं अगर अपनी बात बताऊं, तो मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि साल में कुछ नहीं तो 2-4 बच्चों को मैं जरूर कुछ न कुछ गाइड करके उन्हें कोई रास्ता बता सकूं, उन्हें कहीं लाइन पे ला सकूं, उन्हें किसी ऐसे डॉक्टर प्रवीण जैसे शिक्षक के पास का नंबर मैसेज दे सकूं, ताकि वो कनेक्ट कराएं, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। और लंबी हो जाएगी बात, बस मैं शॉर्ट में ये कहूंगा कि इस बीच में कोविड के पीरियड में भी मुझे थोड़ा एक अच्छा लगता है ऐसा, कि मैं कई बच्चों को कनेक्ट कर पाया जिनकी एजुकेशन छूट गई थी। क्यों हमेशा मेरा ये, जब भी मेरे किसी नए व्यक्ति से बात होती है, खासकर यूथ से मैं कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उन्हें शिक्षा की बात को जरूर बोलता हूँ। पिछले 2-1.5 साल के अंदर ही मैं 3 ऐसे बच्चों को, मतलब मैं दोबारा से शिक्षा की लाइन में ला पाया, कि जो अपने छोटी मोटी एजुकेशन के बाद जॉब में आ गए थे अपने परिस्थितियों के वश, और वो अच्छी सोच रखते थे। मैंने उनको एनकरेज किया, तो वो दोबारा से शिक्षा के लिए न केवल तैयार हुए, बल्कि उन्होंने शुरू भी कर दिया। इसमें एक बच्चा तो ऐसा था जिसने 10th पास करके अपना खुद का काम कर रहा है, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो। और जब मैंने उसने पिछली बार कहा, तो उसने दोबारा से स्टार्ट किया। और कोइंसिडेंस की बात है कि इस बार क्योंकि 12th के सर्टिफिकेट और 10th के आपको मालूम है रिजल्ट नहीं आए, और इस तरह से वो 12th पास आउट भी हो गया, और अब वो BA LLB में उसने एडमिशन ले लिया, पार्ट टाइम में वो उसको कर रहा। तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम मैं एक दीपक जला पाया। ऐसे ही एक और बच्चे को भी मैं कर पाया, वो हरियाणा का था, और 10th में उसने फॉर्म भरा था, और वो भी इस बार 10th पास आउट हो गया वहां से, और अब वो अपनी एजुकेशन को आगे रखना चाहता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब साथियों जहां भी हैं,
वहाँ हम लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी शिक्षा के उसमें एक बहुत बड़ा हमारा सहयोग या योगदान हो सकता है, और ये हम सब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चर्चा आज की रही साथियों, और ये हमेशा जारी रहनी चाहिए। यहाँ बहुत सारी शंकाओं के समाधान होते हैं हमारे, और हम इस तरह से छोटा छोटा काम करके बड़े काम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, समाज को पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हैं। मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद भीम सिंह जी। जय भीम। नमो। साथियों, समय समापन की तरफ है। हम डैन परिवार के वरिष्ठ साथी वीरपाल सिंह सर की बात सुनने से पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा साथियों। जिस प्रकार पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विचारों को भी प्रचार की जरूरत रहती है, अन्यथा दोनों मुस्कुराकर नष्ट हो जाते हैं। साथियों, ये जो डैन एम्पावरमेंट नेटवर्क है, ये एक विचार है, और इस विचार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। हम डैन के बारे में पहले खुद सही जानकारी लें, और उस जानकारी को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों को डैन के साथ कनेक्ट करें, और एक सही विचार सही लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम स्वयं लें। तो साथियों, अंत में मैं डैन परिवार के वरिष्ठ साथी श्री वीरपाल सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आज के संवाद पर कृपया अपना विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। श्री वीरपाल सिंह सर। हेलो जी सर। हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। आज शिक्षक दिवस पर हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार और उसका महत्व, इसके बारे में जो बातें आज के समाज में हुई हैं, इससे कोई भी आदमी इसका मतलब समर्थन नहीं करेगा। और परवीन जी की जो इसमें जो योगदान है, हालांकि फिर वही बात आती है कि बार बार प्रशंसा करना ठीक नहीं है, किंतु हम दिल से उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और वो ऐसे ही काम करते रहें। लेकिन साथ में ये है कि वाकई जो विचारों वाली बात है, हमें जो रिनेसेंस का जो पीरियड यूरोप में आया, वो पीरियड हमारे यहाँ नहीं आ पाया। इसके क्या कारण हो सकते हैं, हमें इन चीज़ों पे हमेशा सोचते रहना चाहिए, और अपने अपने विचारों को व्यक्त करने को। और जो शिक्षा का एक जो प्रवीण जी ने बताया कि शिक्षा का कभी कोई समाप्ति नहीं होती है। जब तक आदमी पैदा होने से जब तक उसकी मृत्यु होती है, तब तक उसको शिक्षा के बारे, ज्ञान को अर्जन करने के बारे में सोचते रहना चाहिए। चाहे उस ज्ञान का आज सदुपयोग वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तात्कालिक उस सदुपयोग के बारे में ना सोच के लॉन्ग टर्म में अपने अंदर एक ज्ञान अर्जित करने की जो एक हमेशा एक लालसा पैदा करते रहना चाहिए। जैसा हम सब, अभी मैंने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था कैलकाटा का, कि वहाँ पर लोग ना एक बुक्स की सेल किसी ने अनाउंस की थी, और बुक्स की सेल्स के लिए वहाँ पर वो पब्लिशिंग हाउस के सामने लोगों की लाइन लगी हुई थी, ताकि बुक परचेज करें और वो पढ़ें। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जितनी भी बंगाली फैमिली होती हैं, उनमें एक छोटी या बड़ी अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार लाइब्रेरी बनाने की एक बड़ी प्रथा है। एक तरह से आपको हर घर में वो बुक्स को का अलग लाइब्रेरी मिलेगी, और वो कुछ ना कुछ एक हर जो ज़्यादातर जो अच्छे परिवार, संभ्रांत परिवार होते हैं, उनमें एक बात बड़ी कॉमन होती है कि वो एक समय अपने पूरे 24 घंटे में एक समय निकालते हैं, चाहे वो आधा घंटे का हो और चाहे वो 1 घंटे का हो, वो कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ने के लिए। तो अगर ये हम प्रैक्टिस हम सब अपनाएं, उससे हम ना कि हमारा खुद का बल्कि समाज का भी बहुत बड़ा एक भला इसमें हम कर सकते हैं। तो फिर नए विचार, नया सोच समाज को बदल सकता है। और ये हम आज से नहीं, जब से समाज हुआ है तभी से हम इस चीज को निरंतर प्रक्रिया में हम देख रहे हैं। जैसे जब बुद्ध आए, तब बुद्ध ने जो समाज का हाल देखा, और उनका ये विचार, उनका ये एक जो सोच का तरीका है, उसने दुनिया को बदल के रख दिया। आज हम बुद्ध को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं सामाजिक तौर पे, किंतु जो फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, वो भी उनके विचारों से सहमत हैं। और वो कहीं ना कहीं हमें हर घर में किसी ना किसी रूप में
बुद्ध की याद दिलाने के लिए कभी कोई मूर्ति होती है, कभी कोई उनके विचारों को हम कहीं कोट करते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। हम सब उन चीज़ों को फॉलो करें और तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा, अच्छा एक परिदृश्य बनेगा। धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। डैन की ओर से जो एक प्रयास है, ये प्रयास वाकई एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम इसमें सतत कार्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद सर। साथियों, हमारा समय समापन की तरफ आ गया, समापन के लिए तैयार है। किसी साथी का कोई विशेष बात रखनी हो तो अपनी बात रख सकता है साथियों। शायद किसी साथी को कोई बात नहीं रखनी है, तो साथियों मैं आप सभी की तरफ से आज डैन परिवार के प्रणेता डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर क्या आज के संवाद को यहीं समाप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।